वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली से खिताब। दूर किए शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी से मुतालिक शक व शुबहात। कहा कि किसी भी भारतीय शहरी को डरने की नहीं है ज़रूरत। एनआरसी के बारे में फैलाया जा रहा है झूठा प्रोपेगेंडा, कभी नहीं किया गया इस पर गौर व फौज। वज़ीर आज़म ने रामलीला के स्टेज से शहरियत तरमीमी कानून पर अपोजिशन को बनाया तनकीद का निशाना। कहा कि अपने मफाद और अपनी सियासत के लिए लोगों को भड़का रहा है अपोजिशन। अक़लियतों से कहा कि इस कानून का करें मुताला। शहरियत तरमीम कानून की हिमायत में नागपुर, बेंगलुरु और दूसरे शहरों में निकाली गई रैलियां। नागपुर में मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी की मुसलमानों से अपील, शहरियत तरमीमी कानून से मुतालिक गुमराह न हो। कहा कि मुल्क के तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है हुकूमत। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए कल होगी वोटों की गिनती। 81 नशिस्तों के लिए 5 मरहलों में हुई थी पोलिंग। तमाम 24 जिला सदर दफ्तर में सुबह 8 बजे से गिने जाएंगे वोट। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच कटक में जारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए रखा 316 रन का हदफ। जवाब में मेजबान टीम की शानदार बल्लेबाजी। आदाब नाज़रीन, इमरोज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के रामलीला मैदान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियत कानून पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। वज़ीर आज़म ने शहरियत कानून के ताल्लुक़ से मुल्क भर में जारी मुज़ाहिरों पर कहा कि ये कानून मुल्क के हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है। अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों को गुमराह करके मुल्क को खौफ और लाक़ानूनियत के माहौल में धकेलने की साजिश हो रही है। मुज़ाहिरीन से तशद्दुद पर आमादा न होने और अपोजिशन जमातों की साजिशों को नाकाम बनाने की अपील करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा पुतला जला लो लेकिन मुल्क की इमलाक को मत जलाइए। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस अवाम की दुश्मन नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरियत बिल पास होने के बाद कुछ सियासी जमातें तरह तरह की अफवाहें फैलाने में मसरूफ़ हैं। ये जमातें अवाम को गुमराह कर रही हैं, जज्बात को भड़का रही हैं। ये सब अपने मफादात की खातिर अपनी सियासत के लिए किस हद तक जा रही हैं, ये आपने गुज़िश्ता हफ्ते ही देखा होगा। किस तरह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए किस हद तक जा रहे हैं, ये आपने पिछले हफ्ते भी देखा है। जो बयान दिए गए, जिस तरह लोगों को भड़काया गया, उकसाने वाली बातें कही गई, झूठे वीडियो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों ने सोशल मीडिया में डाल करके भ्रम फैलाने का, आग फैलाने का गुनाहित कृत्य किया है। वज़ीर आज़म ने अवाम से अपील की कि शहरियत तरमीमी कानून पर झूठी अफवाहों पर तवज्जो न दें। झूठ और अफवाह फैलाने वाले इन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनकी सियासत दहाइयों तक वोट बैंक कर रही है और दूसरे वो हैं जिनको इस तरह की सियासत से फ़ायदा मिल रहा है। भारत की संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा ने आपके उज्जवल भविष्य के लिए, दलित, पीड़ित, शोषितों के भविष्य के लिए लोकसभा, राज्यसभा ने, सभी सांसदों ने इस बिल को पास करने में मदद की है। आप खड़े होकर देश की संसद का सम्मान कीजिए, देश की पार्लियामेंट का सम्मान कीजिए, देश की लोकसभा का सम्मान कीजिए, देश की राज्यसभा का सम्मान कीजिए, देश की जनता ने चुने हुए हमारे सांसदों का सम्मान कीजिए, पूरी ताकत से सम्मान कीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी
शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे और अर्बन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। कुछ तो अपने इल्म की कदर कीजिए, एक बार शरीयत तरमीमी कानून को पढ़ तो लीजिए। वज़ीर आज़म ने डिटेंशन सेंटर के ताल्लुक से अपोजिशन जमातों के झूठ को बेनकाब किया। अर्बन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी ये भी पूछ रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है। कैसा झूठ, कैसा और एक तरफी। एक बार पढ़ तो लीजिए कि संविधान संशोधन और एनआरसी ये सब है क्या। आप तो पढ़े लिखे लोग हो। मैं देश के नौजवानों को आग्रह करता हूं, जरा पढ़िए इसको। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और वज़ीर आज़म ने एनआरसी पर भी ऑपोजिशन को हाड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में आवाम को गुमराह किया जा रहा है। एनआरसी इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं। हवा खड़ा किया जा रहा है। 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हो? झूठ फैलाया जा रहा है। और वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन के जरिए अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाए जाने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि स्कूली बसों पर हमला किया गया, ट्रेनों पर हमला किया गया, मोटरसाइकिलों, गाड़ियों, साइकिलों और छोटी छोटी दुकानों को आग लगाई गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईमानदार टैक्स दहंदगान के पैसे से बनी सरकारी इमलाक को खाक कर दिया गया है, जिससे उनके इरादों का पता चलता है। इन लोगों ने दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों को अराजकता और डर के माहौल में धकेलने की नापाक कोशिश की है, साजिश की है। जिस तरह बच्चों की स्कूलों पर हमले हुए, यात्री बसों पर, ट्रेनों पर हमले किए गए हैं, लोगों की गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, साइकिल को, छोटी छोटी दुकानों को जलाया गया है। भारत के ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा, उससे बनी सरकारी संपत्ति, उसे आग में खाक कर दिया गया है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। इनकी राजनीति कैसी है, इनके इरादे कैसे हैं, ये अब देश भली भांति समझ चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी करते वक्त तशद्दुद का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों पर पत्थर बरसाकर उन्हें जख्मी कर कर आपको क्या मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद 33,000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने अमन की बहाली और आपकी हिफाजत के लिए शहादत दी। पुलिस के जवानों को अपनी ड्यूटी करते समय जो हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है,
उनको मारा जा रहा है, क्या मिलेगा आपको? और इन शरारती तत्व समझ लें, जब पहले भी आपकी सरकार थी, ये पुलिस वाले भी आप ही के थे। सरकारें बदलती है, पुलिस वाले किसी के दुश्मन नहीं होते। इस देश को पता नहीं है, आजादी के बाद 33,000, ये आंकड़ा बताइए लोगों को, आजादी के बाद 33,000 हमारे पुलिस भाइयों ने शांति और सुरक्षा के लिए शहादत दी है। वजीर आज़म ने कहा कि CAA उन लोगों पर नाफिज होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं। किसी नए पनाहगुज़ी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मजहबी जुल्म और ज्यादती की वजह से आए लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए यह कानून है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। ये कानून इस देश के अंदर जो 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनका इस कानून से कोई वास्ता नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी में नई सुबह लाने का एक बेहतरीन मौका मुझे और बीजेपी को मिला है। टेक्नोलॉजी की मदद से दिल्ली की 1700 से ज्यादा कॉलोनियों की बाउंड्री को चिन्हित करने का काम पूरा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 1200 से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर डाले जा चुके हैं। कॉलोनियों के नियमितीकरण का ये फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के बिजनेस, यहां के कारोबार को भी गति देने वाला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने एक तरफ VIP लोगों से दिल्ली के 2000 से ज्यादा बंगले खाली करवाए हैं। 40 लाख से ज्यादा गरीबों और मुतवस्सित दर्जे के अफराद को उनके घर का हक भी दे दिया है। दिल्ली के 2000 से ज्यादा सरकारी बंगले तो खाली कराए ही, साथ साथ दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा गरीबों, मध्यम वर्ग के लोगों को उनके घर का हक भी दे दिया। उनके VIP उनको मुबारक, मेरे VIP तो आप ही लोग हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहर में आलूदगी कम हो, इसके लिए भी हमने मुसलसल कोशिशें की हैं। गुज़िश्ता 5 बरसों में दिल्ली में सैकड़ों नए CNG स्टेशन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ जो सनतें चल रही हैं, उनमें से निफ्स को PNG से चलने वाला बनाया जा चुका है। शहर में प्रदूषण कम हो, इसके लिए भी हमने निरंतर प्रयास किया। बीते 5 वर्षों में दिल्ली में सैकड़ों नए CNG स्टेशन लगाए गए हैं। यहां जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनमें से आधों को PNG आधारित बनाया जा चुका है। इसके अलावा हजारों ईंट भट्ठों को नई तकनीक से जोड़ा गया है। अगर पराली जलाने की बात है, तो आसपास के राज्यों को भी
हमने मदद की है, तत्परता से उनका साथ दिया है और कम करने का प्रयास किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दिल्ली में जो हुकूमत है वो यहाँ के बड़े मसले से चश्मपोशी किए हुए है। ये मसला पीने के पानी का है। सच्चाई ये है कि आज दिल्ली में देश भर में सबसे अधिक वाटर प्यूरिफायर यानी कि पानी को शुद्ध करने वाली मशीनें रोजाना बिकती हैं। लोग ये खर्चा क्यों करने पड़ रहे हैं भैया? जो वाटर प्यूरिफायर नहीं लगा सकता वो 40-50 रुपए की बोतल खरीदता है या फिर उसे मजबूरी में प्रदूषित पानी से काम चलाना पड़ता है। अधिकांश जगहों पर नल से या तो पानी आता ही नहीं है और जो पानी आता भी है उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। वहीं मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लोगों को फैसला करना है कि उनको जिला वतनों को पनाह देने वाली हुकूमत चाहिए या उनकी मुखालिफत करने वाली हुकूमत चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको मेट्रो बढ़ाने वाली हुकूमत चाहिए या रोकने वाली हुकूमत चाहिए। मेट्रो हरदीपपुरी जी ने मेट्रो का इतना विस्तार किया, 50 लाख लोग रोज उससे प्रवास करते हैं। मेट्रो बढ़ाने वाले चाहिए या मेट्रो की फाइल, मेट्रो 4 फेज की फाइल रोकने वाला चाहिए सरकार, ये आपको तय करना है। आयुष्मान देश के 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने की योजना सभी देश भर में है, केवल दिल्ली और बंगाल में नहीं है। आपको आयुष्मान योजना का लाने वाली सरकार चाहिए या आयुष्मान न लाने वाली और न आने देने वाली सरकार चाहिए, यह आपको फैसला करना है। और जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली की तरक्की सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। अनधिकृत कॉलोनियों को पास किया, जहां झुग्गी वहां मकान, ये नारा दिया। और एक खुशखबरी है, 10 लाख व्यापारियों को आज तक उनके दुकान को फ्री होल्ड नहीं मिला था, लीज पर था, उसको फ्री होल्ड मिला दिया है। काम करने वाली सरकार चाहिए या बातें करने वाली सरकार चाहिए, ये फैसला आपको करना है। मुझे पूरा विश्वास है अब दिल्ली की जनता 45 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लाएगी। एनसीडी में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी। यही देश का विकास है, यही दिल्ली का विकास है। और शहरियत तरमीमी कानून 2019 की हिमायत में नागपुर में मुनक़िद रैली से खिताब करते हुए मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि जिला वतन लोगों के मसले को पहली मरतबा मरकजी हुकूमत ने इस कानून के जरिए हल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सकाफत का मकसद तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना है। उन्हीं निर्वासितों को, उन्हीं शरणार्थियों को, उन्हीं रेफ्यूजी को 70 साल के बाद कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कितने अन्याय अत्याचार से कितने लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी गंवा दी। उन तमाम निर्वासितों को पहली बार हमारी सरकार ने उनको भारत की नागरिकता प्रदान की। ये हमारा धर्म सभी धर्म का सम्मान करता है। और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने CAA पर कांग्रेस के जरिए बदनीयती पर मबनी मुहिम से मुस्लिम तबके से गुमराह न होने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं देश के मुस्लिम भाइयों को अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस के षड्यंत्रों को समझिए। तुम्हारा विकास बीजेपी कर सकती है, हम ही कर सकते हैं। तुमको रोटी कपड़ा मकान हम ही दे सकते हैं। तुम साइकिल रिक्शा चलाते थे, तुमको ई रिक्शा देकर मानवता के आधार पर हमने ही खड़ा करने का काम किया। कांग्रेस केवल आपको वोट मशीन मानते हैं, वोट दो और बाद में ये राज करें। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं मुस्लिम भाई और बहनों से अनुरोध करता हूं कि इस अपप्रचार में मत फंसिए। हम एक है, हमारी संस्कृति, इतिहास, विरासत एक है।
और बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने इंदौर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि शरीयत तरमीमी कानून पर कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियां सियासत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से वोट बैंक की सियासत करती आ रही है और आज भी वो मुल्क से ज्यादा वोट बैंक के लिए समाज के मखसूस तबके के लोगों को उकसाकर तशद्दुद करवा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से कहा, अमित शाह गृह मंत्री ने संसद में दोनों सदनों में कहा कि एक भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसके नागरिकता पर आंच भी नहीं आएगी और एक भी मुस्लिम का नागरिकता नहीं जाएगी, ये स्पष्ट शब्दों में कहा। लेकिन जो बाहर से आए हैं उनको भी हम नागरिकता देंगे, उनको भी हम सम्मान से जीने का अधिकार देंगे, इस बात को उन्होंने कहा। कांग्रेस शुरू से वोट बैंक की राजनीति करती है। एक विशेष समाज के लोगों को भड़काएंगे, उनके बीच में गुमराह करेंगे, उनके बीच में गलत प्रचार करेंगे और उनके अनरेस्ट के साथ साथ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ये कांग्रेस का उद्देश्य है। और नड्डा ने कहा कि क्या कोई सोच सकता था कि कश्मीर में दफा 370 हटाया जा सकता है, लेकिन मोदी सरकार ने यह कर दिखाया है। कोई नहीं सोचता था कि धारा 370 समाप्त हो जाए। यहां बैठे लोग जितने हैं सबके बाल सफेद हो गए, यही नारा लगाते थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा। यही नारा लगाते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का पूरा संविधान लागू होना चाहिए। कांग्रेस षड्यंत्र रचती थी, कांग्रेस इसको होने नहीं देती थी, लेकिन आपने जब बहुमत दिया तो मोदी जी का नेतृत्व और अमित शाह जी सूत्रधार बने और धारा 370 धाराशाही करके रख दिया। यह हम आपको बताते हैं। और उमूर खारजा के वज़ीर ममलिकत वी मुरलीधरन ने शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत करते हुए अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला और अपोजिशन के लीडर CAA के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे हैं। वो सब आईनी ओहदों पर फाइज हैं, वो टैक्स दहंदगान का पैसा ले रहे हैं और सड़कों पर मुजाहिरे कर रहे हैं। They are fighting sitting in their constitutional positions, both the chief minister and the opposition leader. They have no right to do that. So they are taking the taxpayers' money and with the facilities provided on the basis of the taxpayers' money, they are agitating on the roads. और महाराष्ट्र में मुंबई के घाटकोपर में शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। और बेंगलुरु में भी शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली में शामिल बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। वहीं इंदौर में भी शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली में तलबा समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। और बीजेपी ने कहा है कि अपोजिशन मुल्क को गुमराह कर रहा है और शरीयत तरमीमी कानून से मुतालिक गलत फहमियां फैलाकर मुल्क भर में दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। चेन्नई में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तमिलनाडु में बीजेपी के सीनियर लीडर एल गणेशन ने कहा कि शरीयत तरमीमी कानून पर लोगों ने झूठ की पहचान कर ली और अब लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं। वहीं डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों से तशद्दुद बंद करने की अपील की और कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। उनसे खास बातचीत देखिए। ये जानना चाहूंगी कि आप नागरिकता कानून को किस तरह से देखते हैं और इतना ज़्यादा जो एक समुदाय को लेकर, मतलब खास तौर पे मुस्लिम समुदाय जो इसको लेकर इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हमारा जो पुराना सांस्कृतिक विरासत है वो तो हमसे ये कहती है कि दुनिया में कहीं ज्यादती हो हमारी हमदर्दी उनके साथ होनी चाहिए। हमारी हमदर्दी उनके साथ है, लेकिन ये लोग वो हैं जिनसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने वादा किया था कि तुम्हारी कोई खता नहीं है, तुम तो देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे साथ, लेकिन देश का बंटवारा मजबूरी में करना पड़ा धर्म के आधार पे। तुम उस धर्म के नहीं हो जिस धर्म के नाम पे वो देश बना है। तुम्हारे साथ ज्यादती अगर होती है तो तुम जब भी हिंदुस्तान आना चाहो
पाकिस्तान के हर व्यक्ति को ये एश्योरेंस नहीं दिया गया था, उनको दिया गया था जिनको वहां पे बराबर का दर्जा नहीं मिलना है। जो वादा उन लोगों के साथ किया गया था उसको कानूनी शक्ल दी गई है। जो खौफ है, खास तौर पे जो शिकायत है वो ये है कि एनआरसी को लेकर अगर ये इसके साथ मिल जाता है तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो क्या ये वाकई में इतना खतरनाक बात है जो ये हो रहा है? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जरा ऑर्गेनाइज रखने के लिए उनमें खौफ पैदा करो। 86 में क्या खौफ था जब शाहबानो आया? आखिर उसी पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके माना या नहीं माना कि 3 तलाक गलत है? 86 में नहीं, 86 में कह रहे थे कि हमें खौफ है कि हमारा दीन खत्म हो जाएगा। 47 में अगर बंटवारा नहीं हुआ तो खौफ था। तो इस खौफ का इलाज तो भाई हकीम लुकमान के पास भी नहीं हो सकता। और झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए कल वोटों की गिनती होगी। ख्याल रहे कि 81 नशिस्तों के लिए झारखंड में 5 मरहलों में वोट डाले गए थे। तमाम 24 जिला सदर दफ्तर में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी से पूरे शुमाली भारत में शदीद सर्दी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 10 दिनों से सर्द लहर का कहर जारी है। पूरी वादी में कम से कम दर्जे हरारत 0 से कई डिग्री नीचे बरकरार है। वहीं हिमाचल प्रदेश के बलाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और बारिश हुई है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जे हरारत 1 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। रियासत में केलोंग में सबसे ज़्यादा सर्द मकाम रहा। और पंजाब और हरियाणा के सभी ज़्यादातर हिस्सों में कपकपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। दोनों रियासतों के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं राजधानी में भी शदीद सर्दी पड़ रही है। कोहरे की वजह से आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। मशहूर रियाजीदां श्रीनिवास रामानुजन का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर पूरे मुल्क में कौमी यौम रियाजी मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन एक अजीम भारतीय रियाजीदां थे। वो एक ऐसे ज़हीन शख्स थे जिन पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को फ़ख्र है। महज 33 साल की उम्र में उन्होंने अपने गैर मामूली इल्म से रियाजी के शोबे में मुतादिद अहम ताउन दिए। उन्होंने बर्नौली नंबरों की जाँच की, रियाजी के 120 फार्मूले लिखे और अपने रिसर्च को प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेजा। हार्डी ने इस रिसर्च को पढ़ा और उनके रिसर्च पेपर्स से वो बहुत मुतासिर हुए और उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने की दावत दी। फिर अक्टूबर 1918 में रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज की रुकनियत दी गई। ऐसी रुकनियत हासिल करने वाले वो भारत के पहले शख्स थे। और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने रामानुजन को याद करते हुए कौमी यौम रियाजी के मौके पर रियाजीदां असातिज़ा और तलबा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा है कि आज कौमी यौम रियाजी के मौके पर रियाजीदां रियाजी के असातिज़ा और तलबा को दिली मुबारक देता हूँ और अपील करता हूँ कि स्कूल की सतह पर रियाजी के निसाब और तरीक़े तालीम को नौजवान तलबा के लिए दिलचस्प बनाएं। और खेल की खबरों में भारत और वेस्टइंडीज़ के दरमियान जारी एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज कटक में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज़ ने भारत के सामने जीत के लिए 316 रन का हदफ रखा है और आखिरी इतलात मिलने तक भारत ने 4 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। भारत की जानिब से दोनों सलामी बल्लेबाज KL राहुल और रोहित शर्मा ने निफ सेंचुरियां बनाई हैं। रोहित शर्मा 63 रन बनाकर जबकि KL राहुल 77 रन बनाकर आउट हुए हैं। और इसी के साथ ही इमरोज़ ख़त्म पसीर होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।